गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमको फर्स्ट ईयर क्लास के लेसन 2 पार्ट्स 2 के बारे में बताएंगे। लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत, मीनिंग एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में लिखने की प्रणाली है। संक्षेप में इसका आशय यह है कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है और क्रेडिट का डेबिट होता है। महत्वपूर्ण यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली एक बनावटी या केवल गणित संबंधी नियम नहीं वरन सौदों के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करती है। जो वास्तविकता होती है उसको दर्शाया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। अब हम आगे चलेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय, इस प्रणाली का प्रमुख आधार यह है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। लेखाकरण की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों को यथास्थान उनके स्थानों पर लिखा जाता है उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि प्रत्येक सौदों को दो बार लिखा जाता है। एक सौदे के दो रूपों में से एक रूप को एक जगह और दूसरे रूप को दूसरी जगह लिखा जाता है। जैसे मोहन को दिए, यह एक सौदा है जिसमें रुपए दिए जा रहे हैं और मोहन इन रुपयों का प्राप्त करता है। अतः दो रूप हैं। पहला कौन सा? रोकड़ का जाना और मोहन का प्राप्त करना। ये देखो लिखा है दूसरा रूप मोहन का प्राप्त करना। इन दोनों रूपों का लेखा जिस विधि के अनुसार करते हैं उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूपों में से एक रूप को ऋणी तथा सूक्ष्म में इसे डीआर कहते हैं और क्रेडिट को सूक्ष्म में सीआर कहा जाता है। ऋणी और धनी करने के प्रणाली के अंतर्गत कुछ नियम हैं जो इसके आधार पर लिखा जाता है। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली का आशय लेखाकरण के उस न्यायपूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली से जिसको सही ढंग से लिखा जाए, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा जाए। दोनों रूपों में से एक रूप को ऋणी तथा दूसरे रूप को धनी। ऋणी का अर्थ होता है डेबिट, धनी का क्रेडिट। कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उद्देश्यों की पूर्ति से किया जाता है जो इसके निश्चित नियम होते हैं। आगे हम आप लोगों को कुछ इनके विद्वानों के विचार या मत हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। पहला है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे प्राप्तकर्ता को मिलने वाले ऋणी और देने वाले को उस मूल्य से धनी किया जाता है। जो कोई वस्तु देता है या प्राप्त करता है उसे ऋणी और उस दूसरे को धनी किया जाता है बीजी बिक्री के अनुसार। आगे देखेंगे हम दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। एक पाने वाला होता है, दूसरा देने वाला। अर्थात प्रत्येक लेन देन का खाता पाने वाले के यहाँ होता है और दूसरा देने वाले के यहाँ खाता बनाया जाता है। एक ऋणी होता है, दूसरा धनी होता है विलियम सिकिल्स के अनुसार। जैसे बुक कीपिंग में भी दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें माना गया है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, एक ऋणी दूसरा धनी, जिसमें एक खाते के मूल्य को प्राप्त होता है और दूसरा मूल्य को देना पड़ता है। जो वस्तु प्राप्त होती है उसे ऋणी किया जाता है, जो दी जाती है उसे धनी किया जाता है स्पाइसर एवं पेगलर के अनुसार। चौथी परिभाषा है एक उपक्रम में लेखाकरण के सबसे अधिक सामान्य दोहरा लेखा प्रणाली है जिस जैसे नाम से स्पष्ट किया जाता है। जो सौदे की प्रविष्टियां की जाती हैं उन सभी प्रविष्टियों को दो भागों में स्पष्ट कर दिया जाता है। भाग होता है डेबिट और क्रेडिट। जे के लर के अनुसार डेबिट और क्रेडिट का आशय, डेबिट शब्द का लैटिन भाषा में
डेबिटम शब्द से बना है। देखो ये हमारी एक भाषा दी गई है, कह रहा है मीनिंग ऑफ डेबिट। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। इसका आशय उसे ड्यू फॉर दैट मतलब देना। वास्तव में डेबिट लेखाकार में एक चिन्ह या सिंबल है जिसका प्रयोग नियमों को स्पष्ट करने एवं क्रियाशील करता है। जैसे क्रेडिट का आशय मीनिंग ऑफ क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के ट्रेडर शब्द से बना है जिसका आशय ख्याति से है। ख्याति का मतलब होता है गुडविल कई प्रकार की होती है। आपको आगे हम चैप्टरों में बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। ख्याति का मतलब होता है जैसे मानव अपने कार्य करता है, व्यक्ति कार्य करता है या कोई संस्था या फर्म या कंपनी कार्य करती है, उसकी अलग अलग प्रकार से गुडविल होती है। उसको दे टू डैट प्रकट करता है या लेखा चिन्ह द्वारा प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। नंबर 1, प्राचीन न्यायपूर्ण प्रणाली होना। जब कभी कोई सौदा किया जाता है, चाहे वह क्रय से संबंधित हो या विक्रय से संबंधित हो, द्रव्य के लेने तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं। प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, दोनों का लेखा किया जाना न्याय संगत होता है। नंबर 2, वैयक्तिक पहलू का लेखा होना। हो सकता है कि यदि सौदे के दोनों पहलू वैयक्तिक हो, दोनों को पहलू अवैयक्तिक हो, एक पहलू वैयक्तिक और दूसरा अवैयक्तिक, दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। आगे देखिए, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रत्येक सौदे को एक रूप को ऋणी और दूसरे रूप को धनी किया जाता है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि चाहे जिस रूप को ऋणी कर दिया जाए चाहे जिस रूप को धनी कर दिया जाए। इसके कुछ निश्चित नियम हैं, उन्हीं के आधार पर ऋणी और धनी किया जाता है। जैसे अंकगणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना। अंकगणित संबंधित शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना कह रहा है प्रत्येक सौदे के एक पक्ष को ऋणी और दूसरे पक्ष को धनी किया जाता है। अंकगणित जो गणितीय पक्ष की गणना होती है, इसमें कहा गया है दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। तुलना करने पर अंकगणित शुद्धता से ज्ञान से मापा जा सकता है। 500 रुपये दिया है तो ये अंकगणित संबंधी शुद्धता से है, जिससे हम तलपट द्वारा की जाती है। तलपट दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध तलपट और एक अशुद्ध तलपट, जिसमें योग बराबर होते हैं उसे शुद्ध तलपट कहते हैं, और अशुद्ध तलपट में खाली जन्म की इंट आदि होती है या धनराशियों को लिखा जाता है। सार्वभौमिकता। दोहरा लेखा प्रणाली को विश्व के अधिकांश राज्य अपना रहे हैं। यह नहीं, गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी अपना हिसाब किताब दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखना उचित समझती हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष, लाभ एवं दोष। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। दोहरा लेखा प्रणाली वे सब लाभ होते हैं जिनका वर्णन पुस्तपालन या लेखाकरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। इस प्रणाली में डेबिट व क्रेडिट के नियमों को क्रियाशील करना अत्यंत कठिन है। इसके जो डेबिट और क्रेडिट के नियम होते हैं उनको क्रियाशील करना कठिन होता है। बहुत से सौदे ऐसे होते हैं जिनके दोनों रूपों में एक ही नियम और दूसरे में दूसरा नियम लगता है, अतः दोनों नियमों को लागू करना अत्यंत परेशानी वाला करने वाला होता है। डेबिट व क्रेडिट करने के नियमों के संबंध में अनेक पक्षों का वाद विवाद प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत थोड़े सी भूल होने पर लेके गलत हो जाते हैं। यदि उसमें कोई प्रविष्ट करने में गलती थोड़ी सी भूल हो जाए तो वहाँ पर वो एंट्री गलत हो जाती है। इन नियमों को पूर्णतः दक्ष पाने के लिए प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान कराए जाने की आवश्यकता है। छात्र को व्यवहारिक ज्ञान कराया जाना आवश्यक होता है। लेखांकन का ढांचा। देखो हम आपको बताएंगे लेखांकन के ढांचे में जो हमारा लेखांकन का ढांचा होता है,
लेखांकन का ढांचे का आशय संपूर्ण पुस्तकों में किए जाने वाले लेखों के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत कुछ लेखे किए जाते हैं। लेखांकन का ढांचा इतना अच्छा होना चाहिए ताकि उससे अच्छे निष्कर्ष निकाले जा सके और लाभ हानि की गणना की जा सके। आगे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है व्यवसाय से संबंधित सौदों का केवल लेखा करना ही लेखाकरण नहीं वरन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। आगे हम बताएंगे सौदे के अंतर्गत हमारा दिया हुआ है प्रारंभिक जर्नल के लेखे। जर्नल की सहायक बहिया होती हैं, जो बहिया होती है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। क्रय पुस्तक क्या दिया है, ये दिया है क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, रोकड़ पुस्तक और मुख्य जर्नल। फिर आ गया वर्गीकरण, खाता बही वर्गीकरण के अंतर्गत इन सबको जो हम कर लेते हैं, जब पुस्तकें बना लेते हैं उसके बाद क्या बनाया जाता है, खाता बही बनाई जाती है। तलपट बनता है, खाता बही के बाद क्या बनाया जाता है, तलपट, तलपट के बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं। और जब हमारे अंतिम खाते बन जाते हैं तो व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया जाता है। इसके बाद विश्लेषण होता जाता है, फिर निर्वचन हो जाता है। लेखाकरण की सीढ़ी, लेखाकरण की सीढ़ी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा प्रथम सीढ़ी। सर्वप्रथम सौदे को लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाता है, चाहे व्यापारी छोटा हो चाहे बड़ा, उसकी एक पुस्तक होती है जिसमें जर्नल कहा जाता है। परंतु व्यवसायी जर्नल के पुस्तकें रखने के स्थान पर इसे कई पुस्तकों में विभाजित करके रखता है। क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक। आगे हम देखेंगे अगले टॉपिक में इसकी द्वितीय पीढ़ी आएगी, जो हमारी द्वितीय पीढ़ी सीढ़ी है प्रारंभिक लेखों, द्वितीय पीढ़ी में प्रारंभिक लेखों द्वारा एक खाते से संबंधित सभी लेन देनों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक ही पुस्तक में डाकखाने में चिट्ठी छापने वाले विभिन्न स्थानों को जाते हैं, जो चिट्ठियां ढेर में छट कर निकालता है। उसी प्रकार जर्नल, जैसे जर्नल में अनेक एंट्रियां होती हैं, जैसे एक जो व्यवसायी होता है और डाकखाने में चिट्ठियों को छापता है, उसी प्रकार चिट्ठियों की तरह हम जर्नल से एंट्रियां छापते हैं और फिर उसे खाता बही में ले जाते हैं। तृतीय सीढ़ी में तलपट बनाना होता है। जो तलपट बनता है हमारा, वो जर्नल के बाद बनाया जाता है, खाते की बाकी निकलने के बाद बनता है। जो खाते की बाकी निकलती है उसके द्वारा तलपट बनाया जाता है। चौथी सीढ़ी के अंतर्गत फाइनल अकाउंट आता है। खाता बही में खुले खातों की सहायता से लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता का वित्तीय स्थिति ज्ञान करने के बाद चिट्ठा बनाया जाता है। पांचवी सीढ़ी के अंतर्गत एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अंतिम खातों का विश्लेषण किया जाता है। इनके आधार पर व्यवसाय का उपार्जन शक्ति, वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छठी पीढ़ी में निर्वचन होता है, जिसमें कहा गया है विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे निर्वचन कहते हैं। निर्वचन की सहायता से हम संस्था से भावी योजनाओं का प्रारूप बना सकते हैं। लेखांकन के कुछ कार्य होते हैं, जो हम कार्यों को आगे बताएंगे। वित्तीय सौदे के नियमित लेखे करना, लेखांकन का प्रथम कार्य सभी वित्तीय सौदों का नियमित लेखा करना होता है, जिसमें से दूसरी हेडिंग है लेखों के निष्कर्ष की सूचना देना। लेखों के निष्कर्ष की सूचना व्यवसाय के स्वामियों द्वारा दी जाती है, जिसमें कहा गया लेनदार, विनियोगकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, शोधकर्ता, सरकारी अफसर सभी को लेखों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 3, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना। लेखांकन का कार्य लेखा की ऐसी विधि से अपनाना है जिसमें संपत्ति की अनुचित एवं अनावश्यक प्रयोग से की जा सके। आगे हम देखेंगे चौथा पॉइंट, कानूनी। इस प्रणाली के अंतर्गत हम
अपने कानूनी व्ययों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर जो आसानी से रिटर्न तैयार किया जाता है, व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्टीकरण। जैसे कुछ हमारे सौदे होते हैं, ट्रांजैक्शन, किसी वस्तु को क्रय विक्रय, विनिमय, लेन देन, सौदा व्यवहार के द्वारा किया जाता है। जैसे चाहे हमारा सौदा नकद हो, चाहे हमारा सौदा उधार हो। मोहन को 500 रुपये का माल बेचा, यह एक सौदा है। जैसे संपत्तियां, कुछ हमारी संपत्तियां होती हैं जो अस्थायी बहुत समय तक व्यापार चलाने के लिए, लाभ के लिए प्रयोग की जाती हैं। जो हमारी संपत्तियां होती हैं वो व्यापार को चलाने के लाभ के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, रोकर आदि। बिजनेस, कोई भी काम को जो लाभ के लिए किया जाए व्यवसाय कहलाता है। कोई भी जो कार्य लाभ के लिए किया जाता है उसे व्यवसाय के लिए कहलाता है। जैसे यह समझ लेना चाहिए, आवश्यक है कि काम शुरू करते समय लाभ की इच्छा होती है, उसके फल या लाभ हानि हो सकता है। पूंजी, उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिससे स्वामी अपने व्यवसाय में लगाता है या व्यवसाय को प्रारंभ करता है। दायित्व, दायित्व में हमारा आ जाता है लायबिलिटी। जो हमारी संपत्तियां होती हैं उन्हें व्यवसाय में दायित्व कहा जाता है। दायित्व के अंतर्गत देय, बिल, ऋण, अधिकार इत्यादि। जो एक तरफ हमारी असेस्ट होती है, दूसरी तरफ हमारे दायित्व होते हैं। संपत्तियों दायित्व अलग होता है, संपत्तियां अलग होती हैं। दायित्व में हम दायित्व उसे कहा जाता है जैसे देय, बिल, अधिकार, ऋण आदि। जैसे गुड्स के अंतर्गत हमारा माल आता है, वह उसका माल कहलाता है। यदि व्यापारी गेहूं क्रय करता है तो उसका माल गेहूं कहलाएगा। यदि वह फर्नीचर क्रय करता है तो उसका माल फर्नीचर कहलाएगा। 1930 में की धारा 27 में की गई है। इसके अनुसार एक अभियोग योग दावे और मुद्रा को चलन में छोड़कर प्रत्येक को चल संपत्ति माल है। मतलब हमारी जो चल संपत्तियां उसे माल कहा जाता है। कटौती, डिस्काउंट, कभी कभी व्यवसायी अपने ग्राहकों को वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हमारी 5 रुपये की वस्तु है, कभी कभी व्यवसायी क्या कहता है 5 रुपये की वस्तु को 4.5 रुपये में देता है, तो उस पे वहाँ पे उसे क्या कहा जाएगा, डिस्काउंट या कटौती कहा जाता है। आगे हम देखेंगे व्यापारिक कटौती। कटौती दो प्रकार की होती है, व्यापारिक कटौती, एक विशेष कटौती और नकद कटौती। ये कटौतियाँ, व्यापारिक कटौती, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमारा वो व्यवसाय से संबंधित होता है। जैसे व्यापारिक कटौती में एक वस्तु व्यवसाय करते हैं, कटौती के उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि ग्राहक बढ़ जाए, जिससे व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है, उसे व्यापारिक छूट या घटने के बाद कहा जाता है। विशेष कटौती जो उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो स्थायी या परमानेंट ग्राहक होते हैं, उसे विशेष कटौती कहा जाता है। नकद कटौती, वह कटौती जो नकद कटौती दी जाती है उसे निश्चित तिथि से पहले मूल्य भुगतान नकदी में कर देता है। आगे हम देखेंगे खातों के बारे में बताया गया है। इसमें जो हमारे खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता आदि के बारे में बताएंगे। खाता, जब किसी वस्तु किसी सेवा के विशेष संबंधित सौदों को छांट कर लिखे जाते हैं तो उसे वह खाता कहलाता है। किसी खाते को व्यवहारों के संबंधित ज्ञान के द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे संपत्ति खाता आदि। डेबिट को दायां पक्ष और क्रेडिट को बायां पक्ष कहते हैं। व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत खाता जो व्यक्तिगत खाते का आशय उस खाते से जो किसी विशेष व्यक्ति, फर्म या संस्था से संबंधित होता है उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे शरद का खाता, सुंदरलाल एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, राम एंड ब्रदर्स जैसे लिमिटेड कंपनियां स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो। निगम का खाता जैसे राज्य बीमा निगम आदि। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता वह होता है जिसके अंतर्गत फर्म या कंपनी निगम का नाम नहीं परंतु व्यवसाय से संबंधित होता है। जैसे व्यवसाय से संबंधित तो व्यक्तिगत खाते कहे जाते हैं। वास्तविक खाता उसे रियल अकाउंट कहते हैं या वास्तविक खाता कहा जाता है। वास्तविक खाता अधिकारों से संबंधित होता है, जैसे भवन का खाता, फर्नीचर का खाता, तलपट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का खाता आदि।
नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता वह होता है जो हमारा आय व्यय से संबंधित होते हैं, वो नाम मात्र कहे जाते हैं। वेतन, कटौती, किराया, ब्याज आदि। अप्राप्य शोधन खाता, जब उधार लिया हुआ धन वसूल नहीं होता है तो उससे धन को जितना वसूला नहीं हो सका, अशोध या अप्राप्य ऋण कहा जाता है। जो हम पैसा दे सकते हैं, अगर उसको वसूला है या नहीं वसूला है, उसे अशोध या अप्राप्य ऋण खाता कहा जाता है। प्रमाणक, जब माल का क्रय विक्रय धन लेन देन किया जाता है, उसे प्रमाणित करने पर जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उसे प्रमाणक कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे, जैसे टर्नओवर, आवधिक बिक्री। और टर्नओवर में तुम्हारा आ जाता है नकद उधार बिक्री दोनों को लाया जाता है। जैसे नकद व्यापार, उधार व्यापार। नकद व्यापार जब वस्तुओं का विक्रय केवल नकद करता है उसे नकद व्यापार कहते हैं। उधार व्यापार जब वस्तुओं का व्यापार उधार किया जाता है उसे उधार व्यापार कहते हैं। आय, व्यापारिक लेन देन के बाद जो आमदनी होती है उसे वह आय कहलाती है। जैसे वे जो सब उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त वस्तुओं या सेवाओं को लागत पे व्यय किया जाता है, जैसे कोई चीज़ खरीदी गई वो हमारा व्यय हो गया, इससे पूंजी में कमी आती है, इसीलिए इसे व्यय कहा जाता है। जैसे परचेज, यदि किसी माल का व्यापार करता, वस्तु को खरीदना या क्रय कहा, उसे क्या कहा जाएगा? क्रय कहेगा। जैसे लेखा प्रविष्टि, जब प्रत्येक सौदे को पुस्तपालन के नियमों सिद्धांतों के अनुसार प्रारंभिक पुस्तकों में लिखा जाता है, उसे प्रविष्टि को टीप कहते हैं। टीप कहा जाता है, एंट्री कहा जाता है, टीप को एंट्री कहते हैं। क्रय वापसी, क्रय वापसी होती है जब कोई व्यापारी कोई माल वापस कर देता है या उसमें कोई दोष पाया जाता है, दोष के कारण वस्तु व्यापारी अपना माल वापस करता है, उसे क्रय वापसी कहते हैं। जैसे सेल्स, जब कोई व्यापारी उसकी बिक्री या विक्रय कहा जाता, जो विक्रय करता है वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय कहा जाता है। जैसे माल की बिक्री के अधिनियम के अनुसार विक्रय वापसी, माल विक्रय हो जाने के बाद यदि माल का क्रेता, उसे क्रेता समझा जाता है और बेचा नहीं गया है तो जिस तरह माल बेचने का वादा किया गया है उसे जितना खराब माल हो उसको वापस कर देगा, उसे विक्रय वापसी कहेंगे। रिटर्न, सेल्स रिटर्न। देनदार, जिस संस्था या फर्म या कंपनी का निगम आदि के उधार दिए जाते हैं, धन व्यापारी वसूल करना होता है, उसे देनदार कहा जाता है। लेनदार, जिस संस्था या फर्म, कंपनी, निगम आदि का उधार क्रय के लिए व्यापारी द्वारा धन दे होता है, उसे लेनदार कहते हैं। जैसे रहतिया, जो व्यापारी माल खाते के बाद बंद करने की तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ, बिना बिका हुआ माल होता है, उसे स्कंद या रहतिया कहते हैं। जैसे जीवित स्टॉक, जो व्यापार में जो पशु, घोड़े, बैल आदि संपत्ति की तरह प्रयोग किए जाते हैं, कह रहा व्यापार में जो घोड़े और पशु, घोड़े और बैल संपत्ति आदि की तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जीवित स्टॉक कहा जाता है। और जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन में किया जाता है उन्हें मृत स्टॉक कहा जाता है। जैसे मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि, वाहन बीमा आदि। आज का चैप्टर यहीं से एंड होता है। अगली क्लास हम आपको पार्ट 3 में पढ़ाएंगे।